नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा घटना चक्र नोट सीरीज का 7वां लेक्चर है, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और आज के लेक्चर की जो बेटा टॉपिक है वो है चैप्टर 14 यानी कि चैप्टर 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और चैप्टर 15 मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दोस्तों जो चैप्टर है ये हमने जो घटना चक्र बुक है उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि चैप्टर 14 में बुक में दिया हुआ है, तो उसको जब बेटा मैं इस नोट्स में जब लिख रहा हूँ तो मैंने शॉर्ट में डीपीएसपी ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने नोट्स में डीपीएसपी को लिखा हुआ। पूरा राज्य निर्देशक तत्व लिखने में बेटा बहुत समय लग रहा है, तो इसलिए मैंने डीपीएसपी लिखा। आप इसको इस तरीके से ही लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो बेटा देखिए पहला क्या है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें का उद्देश्य क्या है संविधान में शामिल करने का। तो उसका मेन उद्देश्य बेटा सामाजिक और आर्थिक, है ना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना। हाँ, लेकिन धार्मिक राज्य की स्थापना ना करना है। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिए। मान लीजिए आपको 203 स्टेटमेंट देंगे तो उसमें जो मेन है उसका मेन जो संविधान में शामिल करने का जो उद्देश्य है डीपीएसपी का, वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना, ना कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है। ये संविधान के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक यानी कि 36 से 51 तक आर्टिकल में दिया गया है। क्या चीज? भारत के संविधान में डीपीएसपी यानी कि राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व। बेटा आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों हेतु डीपीएसपी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आर्थिक लोकतंत्र यानी कि जो आज का लोकतंत्र है उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीपीएसपी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही डीपीएससी का उद्देश्य है। बेटा जो पहला वाला पॉइंट है देखिए उसी को इसमें दूसरी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना। इस तरह के स्टेटमेंट चेंज करके ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, क्या लिखा था? क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है, जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होता है। बेटा जो डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है वो क्या है? भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि देश बनाना। और उसके अंदर अंतर्गत जो मेन उसके जो कहते हैं तत्व है वो क्या है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से, कैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करेंगे तभी एक भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बदलेगा यानी कि बन सकेगा। ठीक है। फिर क्या है? डीपीएसपी विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए निर्देश देते हैं। ठीक है। डीपीएसपी का बेटा मेन क्या है कि वो बेटा देखिए वो लागू तो होता नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, जो विधायिका होती है, जो क्या कहते हैं कार्यपालिका होती है ना, एग्जीक्यूटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारे कहते हैं जो प्रशासनिक मामले होते हैं, और जो विधायिका होती है लेजिस्लेचर है। ठीक है ना। तो ये सब क्या कहते हैं, जो मामलों में जो नियम बनाते हैं या कोई कानून बनाते हैं, तो राज्य के लिए वो उसमें डीपीएसपी क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक उनको निर्देश देता है, यानी कि डायरेक्शन देता है कि आप इस तरह के नियमों को बनाएंगे जो कि हमारे आर्थिक और क्या कहते हैं इसमें, जैसे ये है ना कि आर्थिक और सामाजिक जो क्या कहते हैं एकता है लोकतंत्र की स्थापना में मदद करेगा। तो वो क्या करता है बेटा, सिर्फ वो निर्देश देता है। ठीक है ना। फिर से क्या देखते हैं क्या है कि डीपीएसपी विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए निर्देश देते हैं, मतलब नियम बनाने में, कानून बनाने में उसको निर्देशित करते हैं यानी कि डायरेक्शन देते हैं। ये वाद्य योग्य नहीं होता यानी कि ये लागू करवाया नहीं जा सकता, लेकिन मूल अधिकार वाद्य योग्य लागू करवाया जा सकता है। बेटा देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें एक एक कहते हैं स्टेटमेंट में लिख देंगे मूल अधिकार का कोई पॉइंट दे देंगे, और एक स्टेटमेंट में आपका मूल कर्तव्य या डीपीएसपी का दे देंगे। तो क्या है उसमें ये चीज क्लियर करना रहता है कि उसमें ये भी कर देंगे मूल ये लागू करवाया जा सकता है या नहीं। तो बेटा इसमें एक चीज आप दिमाग में क्लियर रखिएगा कि मूल अधिकार मैंने बताया था लागू करवाया जा सकता है। ठीक है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन डीपीएसपी बेटा लागू वाद योग्य नहीं होता, ये लागू करवाया नहीं जा सकता किसी भी न्यायपालिका में। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या कहता है, डायरेक्शन देता है कानूनों को बनाने में। ठीक है। इसको विधायिका को, कार्यपालिका को, प्रशासनिक मामलों में राज्य को। ओके, आइए फिर देखते हैं। देखिए बेटा डीपीएसपी होता है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। ये केवल राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। मैंने अभी बताया ना पिछले वाले क्या कहते हैं पॉइंट में, ये सिर्फ जो जब राज्य कोई कानून बनाता है, चाहे वो विधायिका के द्वारा हो, है ना, क्या कहते हैं प्रशासनिक सेवाओं द्वारा है या एग्जीक्यूटिव द्वारा हो, तो उनको ये वाले प्रभाव को प्रभावित करता है, यानी कि उनको डायरेक्शन देता है कि आप इसको सही तरीके से बनाएं जिससे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय बना रहे। ठीक है, मार्गदर्शन देते हैं। और ये सिद्धांत जो ये बात कही गई ये बेटा आर्टिकल 37 में कही गई, ये याद रखिएगा। आए हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मैं इसमें सिर्फ आपके घटना चक्र के सारे क्वेश्चन इसमें कराता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्या कहते हैं नोट्स के फॉर्म में, तो इससे कि जो पॉइंट दिए हैं बिल्कुल क्लियर है, याद रखिएगा। आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। और बेटा आर एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं आर यूपीपीसीएस में, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं उसमें थोड़ा सा घुमा के फिरा के स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ के एक सही दे देंगे एक गलत दे देंगे, उसमें आपको चॉइस करना रहता है। ठीक है। फिर क्या है, राज्य के कल्याणकारी राज्य बनाने का जो विचार है
देखा फिर से, राज्य की कल्याणकारी राज्य यानी देश को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए जो संविधान का विचार है वो एक प्रस्तावना में और डीपीएसपी दोनों में पाया जाता है ना। और सबसे बड़ी बात कि दोनों को ही लागू नहीं करवाया जा सकता, ये सिर्फ निर्देश मात्र है। कानून बनाने के लिए ये सिर्फ निर्देश देते हैं यानी कि डायरेक्शन देते हैं, लेकिन इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य को कहते बनाने का जो विचार है वो संविधान में प्रस्तावना में है और डीपीएसपी में है। और सबसे अच्छी बात की सबसे बड़ी बात है कि दोनों को ही लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है, और इसके जो तत्व थे वो क्या था, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय प्रदान, जिससे ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। ठीक है। फिर देखिए क्या है कि डीपीएसपी को सहज अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व बेटा 3 विचारों में उनको बांट दिया गया है। ठीक है, तो वो 3 विचार कौन कौन से, एक समाजवादी विचार है, ठीक है, फिर एक उदार भौतिकतावादी विचार है और तीसरा एक गांधीवादी विचार है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि डीपीएसपी में बेटा जो आर्टिकल्स दिए गए हैं ना वो भी 3 भागों में विभाजित है ना। कुछ समाजवादी के विचार के अंतर्गत आते हैं, कुछ उदारवादी भौतिकतावादी विचार के अंतर्गत आते हैं और कुछ गांधीवादी विचार के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर क्या क्या है ये बेटा यूपीएससी में ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, लेकिन आपका यूपीपीएससी और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाता है, लेकिन आपको एक्जैक्टली इतना तो मालूम होना चाहिए कि 3 तरह के विचार उनमें ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में ये बटे हुए आर्टिकल्स। ठीक है, 3 विचारों में, समाजवादी भौतिक उदार भौतिकवादी और गांधीवादी विचारों में। ठीक है, आइए देखते हैं। जो बेटा डीपीएसपी की प्रेरणा है यानी राज्य के निर्देशित तत्व की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से लिया गया बेटा, ये आयरलैंड के सिद्धांत से। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करवाना ही राज्य का कर्तव्य है। वो शासन का आधार भी है, वो है क्या, डीपीएसपी। ठीक है ना, तो बेटा जो डीपीएसपी है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो देश के, मैंने बताया ना, देश के शासन में मूलभूत है, यानी कि जब कोई शासन होता है, प्रशासनिक कार्य किया जाता है तो उसमें मूलभूत से ऑलरेडी अंतर्निहित है, यानी कि उसमें ऑलरेडी बना हुआ है, उसको कहीं से लागू करवाने की जरूरत है ही नहीं, देखा जाए तो। ऑलरेडी जब कोई नियम कानून या कोई बनाया जाता है तो ऑलरेडी उसमें वो निहित होते हैं। ठीक है, देश के मूलभूत शासन का वो पार्ट है और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य भी होता है, किसी भी राज्य का यानी देश का कर्तव्य होता है कि इन डीपीएसपी को यूज करें अपने कानूनों को बनाने में। तो वो क्या चीज है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, धन का केंद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। बेटा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में आया क्वेश्चन, मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन है देखो, यूपीएससी क्वेश्चन भी पढ़ाने इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूपीएससी के छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो आरओ के एग्जाम में बेटा डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, उनको डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं वर्ड टू वर्ड। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया। तो क्या है, धन का जो केंद्रीकरण, किन का केंद्रीकरण होगा, तो बेटा जो पैसा होगा एक कुछ ही क्या कहते हैं लोगों के पास इकट्ठा हो जाएगा, बाकी हमारे देश की जनता गरीब हो जाएगी। इसलिए ये हमारे क्या कहते हैं जो डीपीएसपी है जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उसका जो विचार है उसका ये उल्लंघन करता है, क्योंकि बेटा इसमें कोई समानता नहीं आ पाएगी, है कि नहीं। तो उसमें समाजवादी और क्या कहते हैं जो आर्थिक न्याय है वो नहीं हो पाएगा, सामाजिक आर्थिक न्याय को ये उल्लंघन करता है, इसलिए धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसको समान रूप से लोगों में बंटना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही जगह हो जाएगा तो बेटा एक जनता एक तब बहुत अमीर हो जाएगा और एक जनता का दूसरा तब जो बहुत गरीब हो जाएगा, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए धन का जो केंद्रीकरण है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। ओके, फिर क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान डीपीएसपी में सुनिश्चित किया गया है। इसमें महिला पुरुष को समान वेतन की बात कही गई है। बेटा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जो ये बात कही गई है ना, महिला और पुरुष के बीच में जो समान, अगर अगर आपका समान कार्य अगर आपका समान है, जैसे मान लीजिए आप एक आईएएस है और एक महिला भी आईएएस, एक पुरुष आईएएस एक महिला आईएएस, तो दोनों की सैलरी सेम है। ऐसा नहीं है कि वो महिला है उसको कम दिया जाएगा, या मजदूर मान लीजिए दो मजदूर है, एक पुरुष से एक महिला है, तो दोनों की अगर जो कहते हैं जो इनकम है वो बेटा सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो महिला है उसको कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये बात लेकिन कही किस में गई बेटा, संविधान के डीपीएसपी में गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आर्थिक न्याय है, सच मायने में बेटा इसको ही आर्थिक और सामाजिक न्याय कहते हैं, जिसमें कि दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ओके, अब बेटा ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है अभी आगे मैं बताऊंगा, कि वहां पे आर्टिकल मैंने एक साथ सारे करा दिए है ना। आइए फिर देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली और इसके गठन के लिए निर्देश संविधान में डीपीएससी के अंतर्गत ही आर्टिकल 40 में दिया गया है, इसे ग्राम पंचायत गठन भी कहते हैं। तो बेटा जो ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली है वो आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 में दिया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा, है ना बेटा। अब बेटा ये 2 पॉइंट है, बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा, जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है, जो कि 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक वित्तीय वर्ष में परिवार में कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान था, यानी कि गारंटी थी। ये किसके अंदर आता है, ये भाग 4 के डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है जिसके अंदर डीपीएसपी यानी राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंदर मनरेगा को क्या कहते हैं डाला गया था। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत मनरेगा इसके अंतर्गत ही आता है। अब देखिए अगला पॉइंट,
लेकिन मनरेगा दिसंबर 2025 में मनरेगा को प्रस्थापित कर दिया गया, यानी कि मनरेगा को हटा के उसकी जगह पे विकास भारत गारंटी और रोजगार एक्ट, जिसे कहते हैं वीबी, देखिए बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म है विकास भारत गारंटी और रोजगार एक्ट, वीबी रामजी एक्ट 2025 आया। बेटा अभी हुआ होगा, आपने अपने करंट पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो विकास भारत गारंटी रोजगार एक्ट, वीबी रामजी एक्ट 2025 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया, उसे मनरेगा को प्रस्थापित कर दिया गया। अब इसके और एक चीज में और ऐड कर दिया कि अब जो वार्षिक न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना थी एक वित्तीय वर्ष में, जो न्यूनतम रोजगार गारंटी थी पहले वो 100 दिन थी, इसको बढ़ाकर 125 दिन कर गया है, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहले देखिए मनरेगा था, उसमें 100 दिन की क्या कहते हैं रोजगार गारंटी थी, अब इसी को प्रस्तावित करके वीवी रामजी एक्ट कर दिया जो 2025 दिसंबर में आया है, ठीक है। और जिसमें 100 दिन से बढ़ाकर रोजगार गारंटी की जो क्या कहते हैं गारंटी है रोजगार की, न्यूनतम रोजगार गारंटी, वो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। और बेटा ये आता किसे क्या कहते हैं, मनरेगा को डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 43 के अंतर्गत लागू किया गया था, ठीक है ना। ये जो बेटा जो लागू किया गया था मनरेगा को, है ना, सबसे पहले 2005 में ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत लागू किया गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गया, इसलिए ये बेटा तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तीनों मिलकर पढ़िएगा, ठीक है ना। करंट में ये भी है कि आपका मनरेगा को प्रस्तावित करके इसे विकास भारत गारंटी रोजगार वीबी रामजी एक्ट 2025 बना दिया गया है, ओके। आइए फिर क्या कहता है, और आर्टिकल 43 ए के अंतर्गत, वो बेटा कहता है आर्टिकल 43 था, अब आर्टिकल 43 ए के अंतर्गत उद्योग और श्रमिकों के प्रबंधन में श्रमिकों कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये 42 यानी कि 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बेटा वो तो किया ही गया है कि मनरेगा भी 43 के अंतर्गत आएगा था, और 43 ए के अंतर्गत ये भी का बात बोल दी गई कि जब भी कोई उद्योग या लगाया जाएगा उसके प्रबंधन में श्रमिकों यानी कि कर्मकारों, वहां काम करने वालों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसे बेटा 42 संविधान द्वारा 1976 में ऐड कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जिससे कि आर्थिक न्याय को आर्थिक न्याय को लागू करा जा सके, ठीक है। बेटा इस तरह से ही आर्थिक न्याय को लागू कर सकते हैं, आप घर घर जाके पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरीके से उनको अवसर दिया जाता है जिससे कि आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय उनको दिया जा सके लोगों को, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब आइए देखते क्या है बेटा, 42 संविधान संशोधन द्वारा टीपीएसपी में कुछ नए तथ्य जोड़े गए थे ना 1976 में। अब याद रखिएगा बेटा 42 संविधान संशोधन है जो वो 1976 में हुआ था, यानी कि 1976 में हुआ था, ठीक है। तो बेटा यहाँ सिर्फ हम लोग डीबीएसपी की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके अंदर जो तत्व जोड़ गया बेटा मैंने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया, ठीक है। बाकी आगे चैप्टर जो जो होते हैं मैं उनको कराता जाऊंगा। इसमें बेटा मुख्य 4 है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 39H में बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और शोषण से बचाने को अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा की गई है। बेटा 42 संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़े गए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज में इसमें 2-3 क्या कहते हैं आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उनमें किसी 3 में होगा, कोई 2 या 1 नहीं होगा, तो उसमें आपको चूज करना होता है। तो बेटा इसे चारों मैंने एक साथ लिख दिए, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये आर्टिकल 39H में कहा गया है कि बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर तथा शोषण से बचाने और अल्पवयी व्यक्तियों की सुरक्षा करना, ठीक है, आर्टिकल 39H में। फिर आर्टिकल 39A में क्या गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ठीक है। जो लोग बेटा बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, ठीक है ना, वो अपने तो उनको एक समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत, आर्टिकल 39 के अंतर्गत, जो कि समाज का एक सामाजिक न्याय का एक रूप है। फिर आर्टिकल 43 ए में जैसे मैंने ऊपर बताया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। फिर आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा की गई है, ठीक है। ये बेटा चारों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको पहले ये मूल संविधान में थे, इनको 42वीं संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया 1976 में, इसलिए ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा क्योंकि 42 द्वारा इनको जोड़ा गया और 1976 में पूछता है, इसलिए ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी तो मूल संविधान में पहले से ही मूल संविधान में नहीं थे। अब आइए, संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राज्यों के प्रति एक उत्तरदायित्व भी बनाना और विदेश नीति जो दी गई वो टीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 51 में दिया गया है। बेटा आर्टिकल 51 में संविधान में ये चीज का प्रावधान किया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अपील की गई है, ठीक है। और राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व भी है कि वो इसको फॉलो कराए, यानी देश में ये जो सरकार है उसको दायित्व है कि वो इन चीजों को फॉलो कराए कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनी रहे और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ओके। बेटा एक टॉपिक आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित करता है संविधान, लेकिन शोषण वो है कौन, वो शोषित लोग हैं कौन, ठीक है ना। लिखा गया ना शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मिला है, ठीक है, संविधान देता है, ओके राइट है, लेकिन इस शोषण के किसके विरुद्ध, वो शोषण जो लोग उनमें कौन कौन आता है। तो बेटा देखिए इसमें आते हैं बच्चे, ठीक है,
स्त्रियां और SC/ST समुदाय, ठीक है। और भी लोगों को अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें क्या है, क्योंकि SC/ST समुदाय में अगर वहां पे कहीं पे दलित लिख दिया गया तो बेटा संविधान में कहीं दलित शब्द का उल्लेख ही नहीं, तो वो चीज वहां पे गलत हो जाएगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः 3 चीजें हैं बेटा, बच्चे, स्त्रियां और SC/ST समुदाय, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इनको मिले हुए हैं अलग से, ठीक है। बाकी सही सही जगह पे जहाँ पे जिस तरीके से शोषण हो उनको भी अलग अधिकार दिए गए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए बेटा आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा है, पहले ये आर्टिकल 45 में दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जब 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो इसे आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, यानी कि आर्टिकल 21 ये एक उसे मूल अधिकार दे दिया गया कि 14 से कम वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो देनी ही देनी है, 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। लेकिन अब इसे बेटा आर्टिकल 40 से हटा दिया गया, 45 से हटा दिया गया, तो आर्टिकल 45 में फिर डाला क्या गया, ठीक है। तथा फिर अब आर्टिकल 45 के तहत ये कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये किसमें कर दिया गया, आर्टिकल 45 में, जबकि ये पहले क्या कहता है आर्टिकल 45 में क्या था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आर्टिकल 21 में कर दिया गया, ए में करके 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए, और आर्टिकल 45 में क्या कर दिया, 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था की गई। फिर बेटा क्या है कि पर्यावरण और संरक्षण का प्रावधान डीपीएसपी 40 आर्टिकल 48 ए में तथा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आर्टिकल 51 ए के जी में आता है। बेटा देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के कुछ तरीके होते हैं आयोग के, उसमें क्या करता है वो एक स्टेटमेंट दे देगा आपका मूल अधिकार का, एक स्टेटमेंट दे देगा मूल कर्तव्यों का, या एक क्या कहते हैं दे देगा आपका कहते हैं डीपीएसपी का, राष्ट्रीय निर्देश तत्व का, है ना। फिर उनमें से किसी एक चीज बोलेगा ये किसमें दिया गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन मूल अधिकार का है, कौन आपका राज्य नीति निर्देश तत्व यानी डीपीएसपी, और कौन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए इसमें क्या है, जो पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान किया है वो बेटा डीपीएसपी के आर्टिकल 48 ए में भी किया गया है, और मौलिक जो कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51 ए में के तहत आता है ना, वो भाग कौन सा है, जो मौलिक कर्तव्य बेटा किसके अंदर आता है, भाग 51 ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाग 4 ए के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 51 ए है, और ये 51 ए के जी में आता है, जो उसका जी पॉइंट है वो क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि इन दोनों में आता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। फिर आइए देखते हैं, डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान सात है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान नहीं दिया गया है। बेटा प्रौढ़ शिक्षा होती है वो है ना, क्या कहते हैं इसमें, लेकिन डीपीएसपी में इसका क्या कहते हैं कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, यानी कि उल्लेख डीपीएसपी में नहीं है, ठीक है। इसलिए इस यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर वहां पर कहीं भी आपको जानते हैं ना इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, ये 3-4 स्टेटमेंट देंगे, बीच में लग देंगे प्रौढ़ शिक्षा भी इसमें दिया गया है, किसी आर्टिकल का नाम लेके, तो बेटा प्रौढ़ शिक्षा का तो नाम ही नहीं है क्या कहते हैं डीपीएसपी में, ठीक है ना, उल्लेख ही नहीं किया गया, प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। आइए बेटा, मेरी थोड़ी आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई है, मुझे अभी भी कोल्ड सही हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोगों को, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ओके बेटा। फिर क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेटा एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हुआ था, अथॉरिटी थी, है ना, जिसके अंतर्गत 3 कहते इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है याद रखिए, इनमें से 2-3 स्टेटमेंट पूछते हैं, एक सही गलत हो जाता है। देखिए तीनों पॉइंट क्या क्या है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो बेटा गरीब है, पिछले हैं, है ना, उनको निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान की जाती है। दूसरा, ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू कराने के लिए निर्देश भी देता है। देश भर में जो बेटा विधिक कार्यक्रम होते हैं नियमों के लिए, है ना, कानूनी कार्यक्रम जिनसे लोगों को कानून के बारे में जाने, उसको समझे, उससे अवेयर हो और उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें, ठीक है ना, उसको अपने अधिकारों को जाने, तो वो भी काम किसका है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का, कानून को समझाने का। और फिर जिसकी 1 लाख से कम वार्षिक आय है उनके लिए ये सेवा बनाई गई, कौन सी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। फिर क्या है बेटा, सूचना का अधिकार डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक विधिक अधिकार है जो 2005 में आया था। ये बेटा मैंने मूल अधिकार से पढ़ा था, उसमें भी बताया था आपको, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूचना अधिकार बेटा एक विधिक अधिकार है, ना ये मूल कर्तव्य में आता है, ना ही ये क्या कहते हैं मूल अधिकारों में आता है, ना ही मौलिक कर्तव्यों में आता है, ना ही डीपीएसपी में आता है। ये एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल अलग है, जो 2005 में आया था, ठीक है। फिर बेटा डीपीएसपी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये केटी शाह ने बोला था। बेटा इसका मेन मकसद ये है कि डीपीएसपी जो है वो बना तो दिया गया है, क्या कहते हैं आपके कहते हैं आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन उसको बेटा हर तरह से उसको पूरी तरीके से लोगों को मिलता नहीं, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको दिया जाता है, ठीक है ना, ये इनका मानना है ऐसा, है ना। और सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे भी बात सही लगती है कि हर आदमी को उस तरह से न्याय मिल नहीं पाता जितना उसको अधिकारों में दिया जाता है, कि मेन बात यह है कि लोग अवेयर भी नहीं है, ठीक है ना। आइए फिर बेटा 15 अगस्त 1995 में प्रारंभिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
संविधान के डीपीएसपी के तहत ही ये प्रबंध किया गया था। ये बेटा एक पॉइंट है, मैंने भी नहीं पढ़ा लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने क्या कहते हैं लिए कर दिया था। मैंने बेटा इसको कहीं और नहीं पाया है, लेकिन ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कि 15 अगस्त 1995 में जो प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक प्रारंभ किया गया था, तो संविधान के डीपीएसपी के तहत ही ये करा गया था, ठीक है। याद कर लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन है। फिर क्या है बेटा, डीपीएसपी की देखिए आपको कुछ मैंने जितना डीपीएसपी की बेटा जो थ्योरी थी वो मैंने आपको करा दी। अब डीपीएसपी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आए हुए हैं, पढ़ना तो बेटा आपको पूरा ही है, ठीक है ना। आप भले ही कहते हैं लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, आपने सिर्फ अगर लूसेंट भी पढ़ा हुआ है तो लूसेंट के साथ इसको कर लेंगे तो आपका पूरा बेटा सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए बुक को, और उसके बाद इस नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है। तो बेटा आर्टिकल 39A में बोला गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 39A के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 40 में क्या क्या है कि ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायत को संगठन किसके अंतर्गत किया गया, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 41 में क्या क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया, किसमें, आर्टिकल 41 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 39D में पुलिस और स्त्रियों के समान कार्य को समान वेतन दिया गया। मैंने बेटा पहले एक पॉइंट बताया था ना, लेकिन वहाँ आर्टिकल नहीं था, ये आर्टिकल 39D में दिया गया है। पुलिस और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया आर्टिकल 39D में। फिर बेटा आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को कहते हैं, इसमें प्रावधान किया गया है। इसको बेटा ये समान नागरिक संहिता भी कहते हैं और कभी कभी समान आचार संहिता भी लिखा जाता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंग्लिश में जिसे कहते हैं यूसीसी। अब आइए आर्टिकल 47 क्या कहता है कि मद्य निषेध यानी कि जो नशीले पेय पदार्थ है उनको निषेध कर दिया गया, यानी कि मना है, प्रतिबंधित है। पोषण स्तर पर, जीवन स्तर पर सामाजिक स्वास्थ्य सुधार के लिए प्राथमिकता देता है। मद्य निषेध यानी कि जो भी बेटा नशीले पदार्थ है उनको मना किया गया आर्टिकल 47 के अंदर, उनका भारत समाज में क्या कहते हैं, ये एक सामाजिक न्याय है, उनको भारत में बंद कर दिया गया, ठीक है। इसलिए इस तरीके से वो पोषण स्तर और सामाजिक जीवन स्तर पे भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में प्राथमिकता देता है। बेटा मेरी थोड़ी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। जुकाम अभी मुझे बहुत तेज है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी आवाज नहीं आ पा रही है। बेटा आर्टिकल 48 में क्या गया है, कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है, और आर्टिकल 48 में पर्यावरण और संरक्षण की बात की। अभी हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो पर्यावरण का जो 48A में कर दिया गया है, ठीक है बेटा। ये किसके थ्रू किया गया था, ये क्या कहते हैं, संविधान संशोधन करके किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन है। फिर आर्टिकल 49 में क्या गया, स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्लियर पृथक्करण, यानी कार्यपालिका जो हमारा कहते हैं जज वाले हैं, तो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना, जो जुडिशरी बॉडी है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी, दोनों में पृथक्करण किसमें बताया गया, आर्टिकल 50 में, 50 में। और आर्टिकल 51 के अंदर क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास। बेटा मैंने पहले भी पॉइंट बताया, फिर बताओ। आर्टिकल 51 के अंदर दी गई है कि हमारा राष्ट्र शांत रहे, अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास करना चाहिए और उसको सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे डीपीएसपी खत्म हो गए। अब हम आइए पढ़ते हैं मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 4A में आता है। जो तुम्हारा बेटा डीपीएसपी था आप लोगों का, वो आर्टिकल पार्ट 4 में सिर्फ आ रहा था, ठीक है। आर्टिकल 4 में आ रहा था 37 51 आर्टिकल तक, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल 4A में, भाग 4A में आता है। आर्टिकल अलग से एक जोड़ा गया था बेटा A51A के अंतर्गत, A51 है ना। आर्टिकल मतलब ए यहाँ पे बेटा आर्टिकल है, ये वाला ए आर्टिकल का है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित लागू कराने का कोई प्रावधान नहीं, यानी मूल कर्तव्य उनको डायरेक्ट लागू नहीं कराया जा सकता, वो भी डीपीएसपी की तरह सिर्फ निर्देशक है, सिर्फ निर्देश देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, कोई भी कहते हैं लेजिस्लेचर नहीं है कि इसको लागू करवाया जा सकते, और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध नहीं रखते हैं। बेटा कोई विधि कर्म नहीं है, मतलब कर्तव्य तो है, ये नैतिक कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है, विधिक कर्म नहीं, क्या कहते हैं विधिक कर्तव्य नहीं, कि मान लें कि कोई नियम के अनुसार इसे लागू नहीं करवा सकता। ये आपका नैतिक कर्तव्य, अगर आपके अंदर नैतिकता है, आप अपने देश के, आप एक नैतिक इंसान है, आपके देश के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य उनको फॉलो करते हैं, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। अगर आप नैतिक नहीं है तो बेटा ये नैतिक कर्तव्य आप उसको फॉलो नहीं कर, क्या कहते हैं, नहीं कर रहे, तो ये गलत बात होगी, ठीक है। ये एक नैतिक कर्तव्य है, मतलब कि ये एक विधिक कर्तव्य नहीं है, ना ही कोई विधायी प्रक्रिया को दी गई है, ना ही विधिक कर्तव्य को परस्पर संबंध रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बेटा एक नैतिक कर्तव्य है, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बेटा नैतिकता होना बहुत जरूरी है। अगर नैतिकता इंसानों में नहीं है तो वो देश की अपनी रक्षा कैसे करेंगे, कैसे उसका आदर सम्मान करेंगे, ठीक है ना, लोगों का अपने साथ रहेगा। इसलिए नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए
बेटा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसे बाद में जोड़ा गया था, इसे भी 42वीं संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश में संविधान में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 ए में, जैसे मैंने अपनी शुरुआत में बताया। ठीक है, नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। मैंने बोला ना, विधायी कोई नियम नहीं है, मतलब विधायक के द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेजिस्लेचर नहीं है कोई कि आप उसको बाध्य है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्य है। अगर आप नैतिक इंसान है, आपको एक नैतिक इंसान बनना है, तो आपको इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नैतिक है, इसलिए मैंने बोला नैतिक बनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिकता को इंसान समझता नहीं, मॉरलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और ये लागू लेकिन कराया नहीं जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फंडामेंटल ड्यूटीज एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, नैतिक रूप से आप बाध्य है नागरिक। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए जो मूल कर्तव्य है, वह संविधान में आर्टिकल 51 ए के तहत तीसरे स्थान पे यानी कि उपखंड गांव में दिया गया। बेटा ये इस क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे नहीं पता इस किस उसमें है, लेकिन ये आया हुआ था, तो इसलिए समझ लीजिए कि जो रक्षा करने का जो मूल कर्तव्य का है संविधान में आर्टिकल 51 ए में दिया गया है, वो तीसरे स्थान पे यानी कि उपखंड गांव में रखा गया है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, याद कीजिएगा, रिपीट हो जाएगा तो आप नहीं वहां कर पाएंगे, क्योंकि मैंने और भी कहीं नहीं देखा, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, बेलैसी 42 संविधान संशोधन 1976 में जब इसे जोड़ा गया था, तब इसमें बेटा 10 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो बेटा बेसिकली पहले मूल जो थे वो 10 ही थे, लेकिन ना 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंधित बेटा मैंने बताया था ना, किया गया था, तो ये इसमें भी किया गया, 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया 11वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 10 थे, फिर 11वां जोड़ा गया, 6 से 14 वर्षीय बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ओके, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। संविधान में पहली बार इसका उल्लेख 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल संविधान में नहीं था। तो बेटा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है मूल संविधान में नहीं था, जब हमारा संविधान पारित हुआ तो 1950 में, तब ये नहीं था। इसे 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में स्वर्ण सिंह के सहित कुल 12 सदस्य थे। बेटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्वर्ण सिंह जो समिति थी जिसके द्वारा क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था संविधान में, उसमें स्वर्ण सिंह जी इसके सहित कुल उनको जोड़ के सारे पूरे मिला के 12 सदस्य थे। ठीक है, इसे परमादेश रेट यानी मैंडामस के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। बेटा ये स्टेटमेंट दिया गया था, बेटा इसे मैंडामस क्या मैंने बोला ना, किसी भी के द्वारा, किसी भी विधिक कार्यवाही के द्वारा इसे किसी भी तरह से लागू नहीं कराया जा सकता है। मैंडामस तो एक पॉइंट दे दिया गया, लेकिन मैंडामस क्या किसी के भी कहते विधायक के द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य है। और फिर क्या है बेटा, देखो आम चुनाव मतदान मूल कर्तव्य नहीं है। बेटा याद रखिएगा, लोग इसको कैसे कंसीडर कर लेते हैं। आम चुनाव में मतदान करना एक अधिकार है ना, आम चुनाव में मतदान करने का एक क्या कहते हैं नागरिक का अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं, संविधान के 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों को, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये बेटा आर्टिकल 51 में जब जोड़ा गया तो ये इसका मेन उद्देश्य था। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य कि संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बेटा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कभी-कभी जाते क्या लिख देंगे, राष्ट्रध्वज आपको पालन करे, मतलब राष्ट्रध्वज का आदर करने के लिए इसको क्या संरक्षित करें, इसे लागू करवाएं, इस तरीके से स्टेप जोड़ दिए जाते हैं शब्द। ठीक है, वहां पे ये गलत हो जाता है। यहाँ पे सीधे बोला गया है कि उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, फिर अस्पृश्यता, छुआछूत मिटाना और ग्राम पंचायत गठन मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं। बेटा अस्पृश्यता किसमें आता है, ये मूल अधिकार है, आर्टिकल 17 में चला जाता है। और मैंने बोला ना कि स्टेटमेंट अलग अलग बता देते हैं, किसी मूल अधिकार का उठा लेंगे, कभी मूल कर्तव्य का उठा लेंगे, कभी डीपीएसपी को उठा लेंगे, उनको मिला के लिख देंगे, फिर पूछ लेंगे कौन किसका है। तो ये आपको सारे याद रखने बेटा, लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है, सब याद रखिएगा। तो क्या है कि जो अस्पृश्यता है यानी कि छुआछूत है, वो और ग्राम पंचायत गठन, ये तो डीपीएसपी का है और ये मूल अधिकार का है। ठीक है ना, ये फंडामेंटल राइट का है, और ये ग्राम पंचायत गठन है, ये डीपीएसपी का है, यानी कि राज्य निदेशक तत्व का है। ये दोनों ही मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। फिर आयकर अदा करना, समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करना और राष्ट्रध्वज का संरक्षण करना। देखो बेटा संरक्षण आ गया, मैंने बोला था आदर करना है, संरक्षण करना नहीं है। ये सब मूल कर्तव्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राजध्वज का संरक्षण करना, मैं संरक्षण करना चाहिए, लेकिन डीपीएसपी में नहीं, सॉरी आपके मूल कर्तव्यों में नहीं लिया हुआ है। और जगहों पे जहां पे इसका आर्टिकल दिए हुए हैं, जब ये संविधान में जहां इसका मेंशन है वहां पे लिखी हुई चीजें, लेकिन इसका मेन मतलब है नहीं है, का मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं, करना है, संरक्षण करना है, लेकिन क्या है कि ये आपको मूल कर्तव्यों में नहीं दिया गया है। मूल कर्तव्यों में क्या दिया है कि आपको राष्ट्रध्वज की आदर करना है, उनका राष्ट्रगान का आदर करना है, उनकी संस्थाओं का आदर करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर संरक्षण पद लिख के आ जाए ये बेटा है ना, और कमजोर वर्ग की सहायता, ये रक्षा करना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। आयकर अदा करने के समाज के जो बेटा जो कमजोर वर्ग है उनको अधिकार दिए गए। ठीक है ना, इसका मतलब नहीं है कि आप करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये है कि ये मूल कर्तव्यों में मेंशन नहीं है, वहां पे उसका उल्लेख नहीं किया गया।
ठीक है? तो क्या-क्या है? आयकर अदा करना, समाज कमजोर वर्ग की रक्षा करना और राष्ट्र की सुरक्षा करना, और ये सब मूल्य कर्तव्य नहीं है। ओके? बेटा ध्यान रखिए, नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं है, लेकिन ये है कि ये इसमें नहीं, मूल कर्तव्य में कहीं उल्लेख नहीं है। प्रावधान में अदर जगहों पे इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल्य अधिकार या डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य है वो मूल्य अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का हिस्सा नहीं। लोग बेटा आपस में मर्ज कर देते हैं जब वहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये उसका हिस्सा नहीं है। ये अलग से भाग 4A में दिया हुआ है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों की रक्षा करना, माता-पिता, गुरुओं का आदर करना, लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये याद रखिएगा। आपको बेटा 11 11 एक बार पढ़ लीजिए, 11 आप अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ जरूर लीजिएगा। इसमें बेटा शब्दों का हेर-फेर होता है और आपके सरल सा आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है? तो राष्ट्रीय स्मारक ये तो डीपीएसपी का हो गया। माता-पिता, गुरुओं का आदर करना, बेटा ये हो करना तो चाहिए, लेकिन ये ना मूल कर्तव्य में नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही नहीं है। बेटा ये सिर्फ करना चाहता है, लेकिन मूल कर्तव्य में ये चीजें मेंशन नहीं, इसलिए इसमें यहाँ पे आदमी गलत वहाँ क्वेश्चन गलत कर देता है। इसमें ये तो होगा ही, अरे करना तो चाहिए, लेकिन ये है ना कि जो 11 मूल कर्तव्य है उसमें ये है या नहीं, ठीक है? इस तरीके से याद रखिएगा। आइए, संविधान के संपूर्ण कुछ बेटा भाग इसमें दिए गए थे, क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार रिपीट करें। नागरिकता सिटीजनशिप बेटा भाग 2 में है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। डीपीएसपी राष्ट्रीय निधि तो अभी हमने पढ़ा है भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ठीक है? बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कभी कभी ये भी गलत करते हैं। मौलिक कर्तव्य बेटा याद रखिएगा, डीपीएसपी के ही 4A में जोड़ा गया था, ठीक है ना? ये मूल संविधान में था भी नहीं। आप लोग गलत करते हो, इसे मान लीजिए गलती से वहां पे 4 लिखा हुआ था, आपने सीधे 4A में ही बदलना क्लिक कर दिया, ठीक है? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह बेटा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ हमारा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने घटना चक्र जो बुक है, क्या कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसमें हमने चैप्टर 14 15 राष्ट्र के निर्देश तक और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्या कहते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और बेटा इसका यही खासियत है कि बहुत कम क्या कहते हैं समय में आपके अच्छे-अच्छे जो नोट्स हैं घटना चक्र के, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बन जाते हैं, और आपको लास्ट टाइम पे इसको कहीं से भी भागना नहीं पड़ेगा। एक बार में इसको आप रीड करेंगे, 2-3 बार बेटा आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा और आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपको बेटा हमारा लेक्चर पढ़ाया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, समझ में आता हो, तो उसको लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अगर वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्या कहते हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे अगले नेक्स्ट लेक्चर तक मेरी तबीयत सही हो जाएगी और आपको मैं अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।